अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हमारे कोर्स की 5th क्लास है और इसमें हम रिजॉल्व करने जा रहे हैं बिगनर्स का सबसे मेन प्रॉब्लम, और वो है कपड़े में झोल आ जाना। ट्राउज़र का नेफा बनाते हुए या शर्ट की फोल्डिंग करते हुए ये मसला है बिगनर को फेस करना ही पड़ता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे स्टेप 1 से। यहाँ पे सिंपली हमने एक सिंगल कपड़ा ले लिया है, उसको फोल्ड करके उसको इस तरह से रखेंगे कि हमारे जो मशीन का पैर है वहाँ से कपड़ा नज़र आना चाहिए। ये देखिए कुछ इस तरह से। तो सिलाई करते हुए हमने इस बात का ध्यान रखना है कि कपड़ा जो है वो हमारा एक पैर से ज़्यादा होना चाहिए और साइड से हमें नज़र आना चाहिए, ताकि हमारी सिलाई जो है वो जल्दी खुल ना सके। डायरेक्ट शर्ट या ट्राउज़र की स्टिचिंग से पहले हमें इन चंद स्टेप की प्रैक्टिस लाजमी करनी चाहिए, क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा कि बिगनर्स जब भी शर्ट या ट्राउज़र सिलाई करते हैं तो उनकी सिलाई जो है जगह जगह से खुल जाती है, क्योंकि वो इन प्री स्टेप्स की प्रैक्टिस नहीं करते। तो सिलाई करते हुए कहीं पे कपड़ा ज़्यादा आ जाता है, कहीं पे कम आ जाता है। तो जहाँ पे कपड़ा कम आता है सिलाई में, वहाँ पे डेफिनेटली एक ही वॉश के बाद वहाँ से सिलाई खुल जाती है। लेकिन हमने खुद को इस एम्बैरेसमेंट से बचाना है और कोशिश करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। इस स्टेप यहाँ भी हमने कपड़े को उसी तरह फोल्ड कर लेना है, लेकिन पहले हमने क्योंकि फासला ज़्यादा रखा था पैर से, वहाँ पे कपड़ा नज़र आ रहा था, लेकिन यहाँ पे हमने बिल्कुल एज पे सिलाई लगानी है। ये सिलाई का वो स्टेप है कि अगर आपको ये वाली सिलाई बहुत अच्छे तरीके से लगानी आ गई है तो समझें आपको 50% सिलाई करना आ गई है। तो इसीलिए कोशिश करनी है कि आपने इस स्टेप को जल्दी जल्दी कवर नहीं करना। जितनी आप आराम से सिलाई लगाएंगी उतनी ही नीट सिलाई लगेगी। किनारे पर सिलाई लगाते हुए मैंने अक्सर देखा है कि बिगनर से कपड़ा मशीन में फंस जाता है, तो उसको निकालते हुए या तो सुई टूट जाती है या फिर कपड़ा जो है वो आपकी मशीन में फंस जाता है, या धागा जो है वो शटल में चला जाता है, तो ये आपकी मशीन को ख़राब करता है। तो इससे बचने के लिए बेहतर है कि हम स्टार्टिंग से थोड़े से कपड़े को छोड़ के आगे से सिलाई स्टार्ट करें। ओके, तो नेक्स्ट बारी आती है स्टेप 3 की, और यही वो मेन इशू है जो सबको फेस करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम नेफा बनाने का एक छोटा सा डेमो लेंगे, और इसमें एक सिंपल सी ट्रिक है। अगर आप उसको समझ लेंगे तो चाहे आप ट्राउज़र का नेफा बना रहे हो या किसी शर्ट की फोल्डिंग कर रहे हो, तो कभी भी आपकी सिलाई में झोल नहीं आएगा। सबसे पहले हमने एक रफली सा स्टार्टर लेना है, क्योंकि हम कोई ट्राउज़र या शलवार नहीं स्टिच कर रहे हैं यहाँ पे। सबसे पहले आपने कपड़े को फोल्ड कर लेना है इतना जितना हमारा ओवरऑल नेफे में कपड़ा जाएगा। और करते हुए आपने ये ख्याल रखना है कि ये जो दोनों सिलाइयाँ हैं कपड़े की, ऊपर वाली और नीचे वाली, वो बिल्कुल एक दूसरे के बराबर आनी चाहिए। और इसके साथ जो हमने कपड़ा फोल्ड किया है, ये ओवरऑल हमारी इतनी ही फोल्डिंग जाएगी। तो इसको कवर करने के लिए सबसे बेहतर तो ये है कि आप इसको पिन अप कर लें। इस तरह हमारा कपड़ा जो है वो अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिलेगा, क्योंकि नेफा बनाते हुए सबसे बड़ी मिस्टेक स्टार्टिंग से ही होती है, क्योंकि यहाँ का जो हमारी सिलाइयाँ आपस में एक दूसरे के इक्वल नहीं आती और ऊपर वाला कपड़ा ज़्यादा खींच जाता है। अगर आप गौर से देखें कि मैं ऊपर वाले कपड़े को खींच रही हूँ तो इसमें खिंचाव आ रहा है और यहाँ पे ढील आ रही है। तो इसी तरह जब मैं नीचे वाले कपड़े को खींचूंगी तो अगर ये आपको नज़र नहीं भी आ रहा तो भी कपड़ा स्ट्रेच लाजमी होता है, चाहे वो नीचे वाला हो या फिर ऊपर वाला। तो सारा मसला इन दो कपड़ों के खिंचाव में आता है। अगर आपको इसकी समझ लग जाए और आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लें तो आपका मसला हल हो जाएगा। तो सबसे पहले आपने कपड़े को फोल्ड करना है, ऊपर वाले कपड़े को कोशिश करनी है कि ऊपर वाले कपड़े को आपने खींचना नहीं है, बल्कि नीचे वाले कपड़े को हमने खींचना है। तो इसके लिए अब आप देखें, मैंने इस तरह हाथ रखा नीचे कपड़े के, आप महसूस कर सकती हैं, और मैंने अपनी उंगलियों की मदद से नीचे वाले कपड़े को जितना हो सका खींचा और ऊपर वाले कपड़े को ढीला छोड़ दिया। देखें, इतनी सी सिलाई हमने लगा ली और फिलहाल यहाँ पे कोई झोल नहीं आया। ऊपर वाले कपड़े को हम ना भी खींचें तब भी मशीन के ज़रिए कपड़ा जो है वो खुद ब खुद खींचा चला जाता है। तो कोशिश करनी है कि नीचे से आपने अपनी उंगली से जो है कपड़े को खींचने की कोशिश करनी है। सिर्फ नीचे वाले कपड़े को खींचना है, ऊपर वाला जो है वो खुद ब खुद ही खींचता चला जाता है मशीन के साथ साथ। दोनों कपड़ों का ये बैलेंस आपने एंड तक मेंटेन रखना है। ऐसे नहीं करना कि स्टार्टिंग से थोड़ा सा आपने कपड़े को नीचे से खींच दिया और उसके बाद आपको याद भूल गया।
इसके साथ साथ हमने जो फोल्ड किया था कपड़ा, जो अंदर दबा दिया था, उसका भी ख्याल रखना है कि वो बिल्कुल इक्वल रहे, क्योंकि ये भी बहुत बड़ी वजह है झोल आने की कि कहीं पे ये दबाव ज़्यादा हो जाता है लोगों का और कहीं पे ये कम रह जाता है। तो इसको भी बैलेंस रखना है और साथ में हमने अपने कपड़ों के खिंचाव को भी साथ साथ मेंटेन रखना है। आपकी सिलाई ख़राब होने की ये 2 मेन रीज़न होती हैं। एक तो ये कि ऊपर और नीचे वाले कपड़े का खिंचाव बराबर नहीं होता, और दूसरा जो आप दबा दे रही होती हैं वो कहीं पे ज़्यादा और कहीं पे थोड़ा हो जाता है। अब मैं इस पिन को यहाँ से निकाल लूँगी और आप देख सकते हैं कि हमारी ऊपर वाली और नीचे वाली सिलाई बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर रही है। अगर ये 2 सिलाइयाँ आपस में बराबर नहीं आएंगी तो आप डबल बखा लगा रही हैं, फोल्डिंग कर रही हैं या आप नेफा बना रहे हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं मसला ज़रूर रह जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि अभी तक हमारे इस कपड़े में कहीं पे भी झोल आपको नज़र नहीं आ रही। तो व्यूअर्स, नेक्स्ट बारी आती है स्टेप 4 की, और इसमें पहले हमने बनाया था नेफा और इतना फोल्ड किया था। अब इतनी ही फोल्डिंग करके इतना दबा दे के हम इतनी सी कपड़े को सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। इसमें सबसे पहली चीज़ जो हमने देखनी है वो कपड़े का दबाव होगा। कम से कम भी आपने इतना फोल्ड लाजमी करना है कपड़े को, क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग से ही कपड़ा बहुत थोड़ा फोल्ड करेंगी तो आहिस्ता आहिस्ता वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा आगे जाके, तो आपकी सिलाई थोड़ी देर में ख़राब हो जाएगी। ये वाला साइज़ हम फ्रॉक्स के नीचे शर्ट या कुर्ते के चाक घेरों के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब आप देख सकते हैं कि हमारा ऊपर वाला कपड़ा जो है कितना वो लूज़ है और वो खुद ब खुद ही खिंच रहा है। सबसे पहले हम फोल्ड करेंगे और इस पर सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। आपने ये महसूस किया होगा कि जिस तरह मैंने आपको पिछले स्टेप पे बताया था कि नीचे से कपड़ा खींचना है, यहाँ पे हम वो काम नहीं कर रहे। मैं नीचे से बिल्कुल कपड़े को नहीं खींच रही, बट आप देख सकते हैं कि सिलाई हमारी स्मूथली जा रही है और इसके साथ ही हमारी सिलाई में भी कहीं पे भी बल नज़र नहीं आ रहा आपको। लेकिन अब आप यहाँ पे इसको फोल्ड करके देख सकती हैं कि यहाँ पे बल आपको नज़र आ रहा होगा। ये इसलिए है क्योंकि हमने कपड़े को खींचा नहीं था और ऊपर वाला कपड़ा खुद ब खुद खींचा चला आया, और ये देखें यहाँ से एक्स्ट्रा हो गया कपड़ा। तो इससे साफ ज़ाहिर होता है कि जब हमारा ऊपर वाला कपड़ा खिंचता है तो उसमें बल लाजमी आते हैं। तो मैं यहाँ पे एक दोबारा से स्टार्ट करूँगी इसको। तो सबसे पहले हमने कपड़े को फोल्ड कर लेना है। ऊपर वाले कपड़े को बिल्कुल नॉर्मल रखते हुए मैंने उंगली की मदद से नीचे वाले कपड़े को खींच के रखा हुआ है। इसी तरह दोनों कपड़ों को बराबर रखते हुए हम अपनी सिलाई को कंटिन्यू करेंगे। फोल्डिंग किसी भी साइज़ की हो, आपने हर जगह पे सिर्फ एक ही ट्रिक यूज़ करनी है और वो है दोनों कपड़ों का खिंचाव बराबर रखना। सिलाई में हमारा ऊपर वाले कपड़ा बिल्कुल बराबर रहा है। ये देखें, पहले वाले कपड़े में हमारा ऊपर वाला कपड़ा खींचने की वजह से ज़्यादा हो गया था, लेकिन यहाँ पे ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। जब ऊपर वाला हमारा कपड़ा खुद ब खुद खींचता चला गया, हमने नीचे से नहीं खींचा, तो उससे क्या हुआ, कपड़े में झोल आ गया और हमारी सिलाई इस तरह की हो गई। ये देखें, लेकिन इस सिलाई में आपको झोल कहीं नज़र नहीं आएगा क्योंकि हमने दोनों कपड़ों को यहाँ पे बराबर रखा था। तो अब है हमारे पास स्टेप 5, हमारा लास्ट स्टेप इस क्लास का। इसमें हमने देखनी है मगज़ी बनाने का तरीका। मगज़ी आप इसको कह सकते हैं या सबसे बारीक फोल्डिंग कह सकते हैं। फोल्डिंग का ये वाला साइज़ हम ज़्यादातर बच्चों के फ्रॉक्स पे यूज़ करते हैं, और इसका भी वही तरीका है कि आपने कपड़े का दबाव भी अच्छा रखना है और साथ में नीचे वाले कपड़े को भी लाजमी खींचना है। आपने ये फील किया होगा कि साइज़ में हम बड़े से छोटे की तरफ आए हैं, क्योंकि बड़े साइज़ को बनाना थोड़ा आसान होता है, लेकिन जितना हम साइज़ को छोटा करते जाएंगे, हम सिलाई को जितना तंग करते जाएंगे, उतना ही हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। लेकिन जब आप पहले वाले स्टेप्स को अच्छी तरह प्रैक्टिस करेंगे तो उसके बाद ये वाला स्टेप आपके लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं रहेगा। आई होप व्यूवर्स कि आज की क्लास आपको बहुत पसंद आई होगी और आपने इससे बहुत कुछ सीखा भी होगा। लेकिन फिर भी अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई या कुछ रह गया हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज हमने जो कुछ भी सीखा, आपने इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करनी है और मुझे अपना एक्सपीरियंस भी लाजमी बताना है। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।